तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो फटाफट आप लोग जो है लाइव ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, और ये जो इम्पोर्टेंट क्लास होगी ये हम आपके लिए लेके आए हैं M2R5 का चैप्टर नंबर, आप कह सकते हैं, मैं दिखा देता हूँ कौन सा है ये चैप्टर नंबर। ये 4 होगा बेसिकली। CSS से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे, CSS फ्रेमवर्क से संबंधित जो भी क्वेश्चन होंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, और CSS से कम आपके जो पेपर में क्वेश्चन आएंगे, कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन होंगे वो CSS के ही मिलेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो ईजिली आपको पेपर में 20 क्वेश्चन तो देखने को मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से समझ लीजिए किस प्रकार से ये टॉपिक है, और काफ़ी मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, और लाइव फटाफट आप लोग ज्वाइन हो जाइए। क्वेश्चन आपके सामने रख दिए गए हैं और आपको अब जो है नीचे कमेंट करते जाना है अपने आंसर, और एक्सप्लेन मैं कर दूंगा, समझा दूंगा जहाँ पे समझाने वाला टॉपिक होगा, और पूरा आपका कोडिंग वेज है, तो आप इसकी प्रैक्टिस आपको करनी है घर पे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाउ कैन वी चेंज दी बैकग्राउंड कलर ऑफ अ एलिमेंट। मान लीजिए हमको CSS के माध्यम से किसी, जैसे कि आपका होम पेज है ये, मान लीजिए वेबसाइट का, और इसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है या कुछ भी लिखा है, इसके पीछे का जो बैकग्राउंड कलर अगर हमको चेंज करना है तो उसमें हम किस प्रकार का टैग यूज़ करते हैं। तो आपको ऑलरेडी बताया गया है, जब भी CSS HTML जावास्क्रिप्ट के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें से आपका क्या पूछा जाएगा, टैग्स जो होते हैं वो ही सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके, तो आपको टैग्स जो है वो पता होने चाहिए। तो CSS में अगर हमको बैकग्राउंड यूज़ करना है तो हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड डैश कलर। अधिकतर केसेस में जब भी CSS के कोई भी कोड लिखे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए, ये जो डैश आप देख रहे हैं, या तो इस डैश के साथ वैल्यू लिखी होगी कोई, या तो वो कलर हो सकता है, फॉन्ट हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, या फिर जैसा कि नीचे देखिए यहाँ पे बॉडी के साथ आपको डैश दिखाई दे रहा है ये, या तो इस प्रकार से लिखी होगी वैल्यू। ठीक है, या तो फिर आपका ये करली ब्रेसेस में कोई वैल्यू दी होगी। तो ये 3 चिन्ह के साथ आप पहचान सकते हैं कि ये जो वैल्यू है वो CSS से संबंधित आपकी पूछी जा रही है। ठीक है, तो आपके जो केस में यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो बनेगा बैकग्राउंड डैश कलर। ठीक है, देखिए बाकी इसमें सिंपल सा खाली कलर लिख दिया है, बोथ लिख दिया है, और नन ऑफ दिस। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अगर इसको और डिफ़िकल्ट बनाता तो इसी में नीचे बैकग्राउंड और अंडरस्कोर कर सकता था, बैकग्राउंड और फॉरवर्ड स्लैश कर सकता था, थोड़ा सा फिर आपको डिफ़िकल्ट कर देता, लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो इसमें बैकग्राउंड डैश कलर हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है विच इज़ द करेक्ट सिंटेक्स CSS का। CSS का करेक्ट सिंटेक्स आपका क्या है, यानी कि CSS को जो हम लिखते हैं, स्टार्ट तो आपको पता ही है कि कर्ली ब्रेसेस से इसका स्टार्टमेंट होता है। तो सबसे पहले तो आपको कर्ली ब्रेसेस वाला ही इसमें ऑप्शन देखना है। ठीक है, तो देख सकते हैं इसमें कर्ली ब्रेसेस है, इसमें भी कर्ली ब्रेसेस है, और इसमें भी कर्ली ब्रेसेस है। ठीक है, पहले वाले में नहीं है, तो पहले वाले में नहीं है तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कर्ली ब्रेसेस नहीं है तो वो ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, उसका तरीका अलग है, क्योंकि इसमें कोई DV टैग हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग सिर्फ CSS के सिंटेक्स के बारे में समझ रहे हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बनेगा, सबसे पहले हमारे पास बॉडी, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर हमने कलर, और देखिए एक चिन्ह आपका ये भी आता है। ठीक है, एक चिन्ह आपका जो है सेमीकोलन आप कह सकते हैं इसको, एक चिन्ह ये भी इसमें जो है यूज़ होता है। तो अलग अलग जगह पे यूज़ आपके होते हैं। ठीक है, अब जैसे इक्वल टू है तो इक्वल टू कलर के लिए यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से अगर हम कुछ एग्जाम्पल देखें तो आप देखेंगे यहाँ पे, ये देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड डैश कलर और रेड लगा हुआ, देखिए यहाँ पे रेड कलर शो हो रहा है। ठीक है, ये आपके CSS की प्रॉपर्टी है। देखिए डिफ टैग का यूज़ किया गया, फिर यहाँ ब्रैकेट ओपन किया गया, और इसमें देखिए क्या क्या लगा हुआ, देखिए ये डॉट डॉट इस प्रकार से यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, हाइट में, विड्थ में, पैडिंग में, ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है इसको लिखा जाता है। तो इसमें जो आपका राइट आंसर बन जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड वाला क्यों होगा वो भी आपको समझना है। देखिए यहाँ पे आपका इक्वल टू लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, और अगर हम ये वाला देखें तो देखिए यहाँ पे इसने यहाँ पे भी सेमीकोलन लगा के रखा है इन दोनों में, और इसमें तो इक्वल टू है, तो जिस कारण से ये सारे ऑप्शन नहीं होंगे। हाँ, इस तरह से आप लिख सकते हैं, या तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं या फिर इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों का यूज़ करके इसका आंसर आपको आउटपुट मिल जाएगा, तो बी वाला सही हो जाएगा। नंबर 3, हाउ कैन वी सेलेक्ट एन एलिमेंट
विद अ स्पेसिफिक आईडी इन क्लास। अब हमको कोई एलिमेंट सेलेक्ट करना है, आईडी है, कोई क्लास आईडी है, तो उसमें हम किससे सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए मैं अगर आपको कोड पे ले चलता हूँ, देखते हैं यहाँ पे क्या कोई कोड में कोई क्लास आईडी अवेलेबल है। तो देखिए दो तरीके से क्लास आईडी यहाँ पे जो है डिनोट की जाती है। अब या तो आप क्लास के तरीके उसको डिफाइन कर लें या फिर आईडी की तरह, ठीक है। तो एक तरीका होता है हम ब्रैकेट से स्टार्ट करली ब्रेसेस से लिखते हैं, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे करली ब्रेसेस है, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है हम हैश के साथ जो है क्लास आईडी को डिनोट करते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आईडी डिनोट की गई है वो क्लास के साथ देखिए डिनोट की गई, यहाँ पे हैश टैग का यूज़ किया गया है, ठीक है। और देखिए डिव टैग यहाँ पे यूज़ किया गया है ये, लेकिन आपकी स्टाइल शीट नहीं है। स्टाइल शीट देखिए यहाँ से लेके आपकी यहाँ तक जो स्टाइल शीट आपकी बनाई गई है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा देखिए कहीं पे भी आपका कर्ली ब्रेसेस तो दिया नहीं गया है और इनसे तो आपका होता नहीं है, तो ए वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, इससे आप आईडी बना सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा ए हैश टैग। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हाउ कैन वी सेलेक्ट एन एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक क्लास इन CSS। अगर हमको कोई एलिमेंट सेलेक्ट करना है विद स्पेसिफिक क्लास के साथ, तो देखिए उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 3 चीज़ें हैं यूज़ करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर हमको स्पेसिफिक कोई आईडी क्लास हमको सेलेक्ट करनी है तो हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट, एक डॉट के साथ उस आईडी को सेलेक्ट करें। जैसे मान लीजिए हमको जो काम करना है वो पैराग्राफ में करना है, तो हम लिखेंगे डॉट पैराग्राफ के साथ और उसके अंदर भी स्टाइल आईडी के ब्रैकेट के अंदर जो भी उसकी आईडी होगी वो लिख देंगे, ठीक है। या फिर हम हैश टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक एलिमेंट के लिए देखिए वो क्वेश्चन सेम ही है, हाउ कैन वी सेलेक्ट एन एलिमेंट विद अ स्पेसिफिक आईडी, ठीक है। आईडी पूछे तो हैश आएगा और क्लास जब पूछेगा तो ये वाला डॉट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझना है, जब आईडी इन CSS पूछे तो हैश टैग का यूज़ होगा और क्लास इन CSS पूछे तो डॉट का यूज़ होगा। सेम स्पेसिफिक कोई भी टास्क देने, यानी कि हमको पैराग्राफ में करना है या किसी हेडिंग 1 में, हेडिंग 2 में, या फिर बैकग्राउंड में कहीं भी कलर वगैरह या कुछ बनाना है, तो इस प्रकार से स्पेसिफिक एक आईडी को हम लोग सेलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, कैन नेगेटिव वैल्यू बी अलाउड इन पैडिंग प्रॉपर्टी। तो जो हम लोग पैडिंग यूज़ करते हैं बेसिकली अपने वेब ब्राउज़र में, ठीक है, पैडिंग जो यूज़ करते हैं क्या उसमें नेगेटिव वैल्यू हम दे सकते हैं। तो यस या नो ऑप्शन बताएं। तो पैडिंग में जो है नेगेटिव वैल्यू को हम नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा नो। क्या हो जाएगा? नो। क्वेश्चन नंबर है 6, द CSS प्रॉपर्टी यूज टू स्पेसिफाई द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज। CSS प्रॉपर्टी को जो हम यूज़ करते हैं तो क्या उसमें हम ट्रांसपेरेंसी एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं, यानी कि ओपेसिटी या विजिबिलिटी या फिर फ़िल्टर। क्वेश्चन नंबर 6 है, बताएं क्या ऑप्शन होगा। तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा ट्रांसपेरेंसी ऑफ एलिमेंट इज़ ओपेसिटी, ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही, ओपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, हाउ कैन वी स्पेसिफाई द शेपिंग बिटवीन ईच लेटर इन अ टेक्स्ट इन CSS। अगर मान लीजिए हम कोई लेटर को लिख रहे हैं, स्पेसिफिक लेटर लिख रहे हैं और उनके बीच में हम टेक्स्ट भी ले रहे हैं, ठीक है, ईच लेटर इन अ टेक्स्ट, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, अल्फ़ा स्पेसिंग का यूज़ करेंगे या फिर लेटर डैश स्पेसिंग का या फिर करेक्टर डैश स्पेसिंग का या नन ऑफ दिस। तो हाउ कैन वी स्पेसिफाई करेंगे स्पेस, यानी कि 2 लेटर, यानी कि लेटर है या कोई टेक्स्ट के बीच में अगर हमको स्पेस देना है तो कैसे उसको डिफाइन करेंगे, लेटर डैश स्पेसिंग के साथ। क्या ऑप्शन बन जाएगा, लेटर डैश स्पेसिंग। तो बी वाला ऑप्शन है जो इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, वी कैन मेक राउंडेड बॉर्डर्स, वी कैन मेक राउंडेड बॉर्डर अराउंड एलिमेंट यूजिंग विच CSS एलिमेंट। हमको राउंडेड बॉर्डर मान लीजिए लगाना है किसी एलिमेंट में, ठीक है, तो उसमें हम किस प्रकार से लगा सकते हैं, उसके लिए जो क्या टैग हम यूज़ करेंगे। तो देखिए बॉर्डर लिखा है, डैश कॉल स्पेस लिखा है, ठीक है, बॉर्डर डैश राउंड, बॉर्डर डॉस रेडियस।
तो जब भी हम CSS में बॉर्डर हमको अगर कहीं पे लगाना होता है तो 8th का देखिए ऑप्शन बनेगा यहाँ पे सी, बॉर्डर डैश रेडियस। क्या बन जाएगा? बॉर्डर डैश रेडियस। तो 8th का जो ऑप्शन बन जाएगा आपका बॉर्डर डैश रेडियस। ठीक है, जो भी आपके सर्कल वाले आते हैं उसमें कभी राउंड या सर्कल का जो है बहुत कम यूज़ होता है, रेडियस इसमें यूज़ होते हैं। यानी कि आपकी जो मैथमेटिकली एक्स वाई एक्सेस वाली जो आपने देखा होगा, अधिकतर उसी से संबंधित जो है यहाँ पे आपके जो ट्रिग्नोमेट्री वाले जो वर्ड्स होते हैं वही उसी पे ही ये टैग आपके काम करते हैं। ठीक है, तो हमेशा ये जरूर ध्यान रखिएगा, जब भी आपको सर्कल लिखा हो तो सर्कल पे ना टिक करके एक बार देख लीजिएगा रेडियस है या फिर राउंड है या अलग अलग हैं वर्ड इसके यूज़ होते हैं। तो 8th का जो है इसमें ऑप्शन बन जाएगा सी वाला सही। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज स्पेसिफाई द लुक एंड डिज़ाइन ऑफ एन आउटलाइन। ठीक है, तो कौन सी प्रॉपर्टी इसमें होती है जो स्पेसिफाइक होती है, स्पेसिफिक होती है लुक एंड डिज़ाइन के लिए इन आउटलाइन। ठीक है, आउटलाइन के लिए मान लीजिए कोई आउटलाइन हमको देनी है डिज़ाइन में, तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, किस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे? तो 9th में जो ऑप्शन बन जाएगा आउटलाइन डैश स्टाइल। हम लिख देंगे आउटलाइन और लिख देंगे डैश स्टाइल करके। तो आपका जो भी आप डिज़ाइन या आउटलाइन देना चाहते हैं उसके अंदर फिर स्टाइल के अंदर जो भी उसकी स्टाइल देना चाहते हैं आप दे सकते हैं। ठीक है, तो 9th का जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल आउटलाइन लिखेंगे तो वर्क नहीं करेगा, आउटलाइन डैश फॉन्ट लिखेंगे तो इस प्रकार से फॉन्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो आउटलाइन डैश स्टाइल यानी कि ये आपकी प्रॉपर्टी किसकी है? आउटलाइन की प्रॉपर्टी है, तो ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही। प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे जो है जैसे कि HTML है तो HTML हम लोग टैग्स बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? टैग्स। लेकिन जब हम यही CSS में इन्हीं टैग्स को बोलते हैं प्रॉपर्टीज़। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये आप कंफ्यूज ना हो जाएगा, प्रॉपर्टी और ये आपके टैग्स जो है वो एक ही चीज़ हैं, बस इसमें अलग अलग तरह से बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड CSS पोजीशन प्रॉपर्टी। पोजीशन हमको लगानी है। ठीक है, पोजीशन जैसे कि आपका ये वेब पेज है, अब इसमें हमको पोजीशन देने की ये जो वेबसाइट है वो स्टैटिक वेबसाइट होगी, यानी कि ये बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं करेगी, या फिर ये फिक्स्ड वेबसाइट है। ठीक है, हमने जैसे कि यहाँ पे स्टेटस सॉरी आपका स्क्रॉल बार लगाया तो इसको जब ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, फिक्स्ड है एकदम। ठीक है, या फिर रेस्पॉन्सिव है, तो अलग अलग है। तो कौन सी इसमें जो है वैलिड प्रॉपर्टी है हमारे किसके लिए? पोजीशन के लिए। तो 10th का जो ऑप्शन बन जाएगा इसमें हम स्टैटिक भी कर सकते हैं, रिलेटिव भी कर सकते हैं और फिक्स्ड भी कर सकते हैं, यानी कि तीनों प्रॉपर्टीज़ हमारी पोजीशन के अंतर्गत आती हैं, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे आप लोग अपने आंसर प्लीज़ कमेंट करते रहा करें जिससे कि आप लोगों का प्रैक्टिस होता जाएगा मेरे बताने से पहले। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ यूज टू कंट्रोलिंग द लेआउट। अब आपको लेआउट कंट्रोल करना है, जैसे कि मान लीजिए वेब पेज है, इसमें लेआउट किस प्रकार से है, ये हमारा हो गया, मान लीजिए ये बैनर हो गया। ठीक है, एक लेआउट हमने इधर बना लिया मान लीजिए। ठीक है, बीच में हमारी बॉडी हो गई, ये हमारे दोनों साइड बार हो गए। ठीक है, तो ये होता है इसका लेआउट किसी वेबसाइट का। तो कंट्रोलिंग करने के लिए लेआउट में हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले को, कलर को या फिर टेक्स्ट को। तो बताएं, बहुत ही सिंपल सा है इसमें। तो जाहिर सी बात है कलर और टेक्स्ट से तो ये लेआउट आपका जो है कंट्रोल होगा नहीं। तो डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले जो है एक प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं कि हमको जो लेआउट है उसको कैसे डिस्प्ले करना, डिस्प्ले यानी कि देखना, कैसे दिखाना है। तो डिस्प्ले टैग का यहाँ पे यूज़ किया जाता है, डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया जाता है किसी भी लेआउट को कंट्रोल करने के लिए। तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिससे कि आपको क्वेश्चन जो है माइंड में घूमता रहे और आपको पता होना चाहिए कि इसका आंसर ये क्यों होगा। ठीक है, खाली ऐसा नहीं कि हमने क्वेश्चन बताया, आपने ऑप्शन रटा, वहाँ पता चला वहाँ पे कोई और क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज हो गई तो आप फंस जाएंगे फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द ओरिजिन ऑफ द बैकग्राउंड इमेज। ठीक है, कौन सी CSS प्रॉपर्टी जो स्पेसिफाई ओरिजिन ऑफ द बैकग्राउंड इमेज, हमको बैकग्राउंड में इमेज लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हम यूज़ करने वाले हैं और इसमें ओरिजिन ऑफ द बैकग्राउंड इमेज है। ठीक है, तो देखिए ओरिजिन तो यूज़ होगा नहीं, सिंपल बैकग्राउंड का साइज़ हमको नहीं यूज़ करना, हमको ओरिजिन ऑफ द बैकग्राउंड इमेज। तो एक ही ऑप्शन दिख रहा है बैकग्राउंड और डैश के साथ ओरिजिन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 13। हाउ आर कस्टम फॉन्ट्स डिफाइंड
यूजिंग CSS। अगर हमको कस्टम फॉन्ट हमको डिफाइन करना है CSS मैंने कि कस्टम फॉन्ट को यूज़ करना है, तो उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल सा है। तो इसमें हम लिखते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे क्या क्या टैग दिए गए। ए में ऑप्शन दिया @फेस फॉन्ट और रूल लिखा हुआ है। उसके बाद लिखा हुआ है कस्टम फॉन्ट कैन नॉट बी डिफाइंड, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, नन ऑफ दिस भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्रीन SRC स्क्रीन टैग तो यूज़ करते हैं आपका इमेज वगैरह को सोर्स लेने के लिए, ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो डिफाइन करना है कस्टम फॉन्ट के लिए, तो @फॉन्ट डैश फेस और रूल्स, तो ए वाला ऑप्शन जो है इसमें वो सही बन जाएगा, यानी कि 13 का ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ CSS बॉक्स मॉडल। CSS बॉक्स मॉडल आपका होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से हमारे पार्ट आते हैं। इस प्रकार से ये पूरा बॉक्स मॉडल होता है आपका, ठीक है। इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं आपके, क्या उसमें मार्जिन होता है, बॉर्डर होता है, पैडिंग होता है। तो ये सारे ही इसके जो हैं CSS के बॉक्स मॉडल हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा ऑल ऑफ दी अबव, ठीक है, डी ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द CSS बॉक्स मॉडल आर ट्रांसपेरेंट। इसमें से कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो CSS बॉक्स मॉडल जो आता है उसमें ट्रांसपेरेंट का काम आपका करता है। तो ऑप्शन बनेगा, देखिए पैडिंग दिया है, मार्जिन दिया है, और बोथ A एंड B दिया है, और कंटेंट दिया है। तो ट्रांसपेरेंसी करने के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा इसमें, या तो हम पैडिंग कर सकते हैं या फिर मार्जिन कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन ठीक होगा, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बोथ A एंड B। क्वेश्चन नंबर 16 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अचीव्ड विद CSS लिस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अचीव विद CSS लिस्ट, तो इसमें से क्या चीज़ें हम अचीव करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर है 16, हम उसमें सेट कर सकते हैं डिफरेंट लिस्ट को, और मार्कर फॉर ऑर्डर लिस्ट में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर अनऑर्डर लिस्ट में, या फिर सेट एज इमेज कर सकते हैं, किसी लिस्ट में हम इमेज को ऐड कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है ऑर्डर लिस्ट भी बना सकते हैं, अनऑर्डर लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, और इमेज में हम जो है इमेज के साथ हम कोई लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा डी ऑल ऑफ दी अबव। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को पढ़ें आंसर थे। क्वेश्चन नंबर है 17, ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन इसका आ जाए। 17 नंबर में कह रहा है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द टाइप ऑफ द लिस्ट आइटम मार्कर। अब देखिए इसमें पूछा जा रहा है लिस्ट आइटम मार्कर, ठीक है। तो लिस्ट, अब इसमें कोई ऐसा तो चीज़ पूछा नहीं गया कि हम ऑर्डर लिस्ट में कर रहे हैं इसको या फिर अनऑर्डर लिस्ट में कर रहे हैं, ठीक है। देखिए दोनों ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन में ऐसा कहीं नहीं पूछा। टाइप ऑफ द लिस्ट आइटम मार्कर, ठीक है। तो लिस्ट को मार्क करने के लिए इसमें हम यूज़ करेंगे लिस्ट और डैश स्टाइल डैश टाइप, यानी कि लिस्ट का जो टाइप क्या है और उसकी स्टाइल क्या है। तो ये वाला ऑप्शन यूज़ करा जाएगा किसी भी लिस्ट को स्पेसिफाई आइटम को मार्क करने के लिए। तो 17 का बी ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पे। आ जाइए 18 नंबर पे। वाट वैल्यू शुड बी पास्ड टू द विड्थ पैरामीटर इफ वी वांट एन एलिमेंट से अ टेबल टू स्पैन द एंटायर विड्थ ऑफ द स्क्रीन। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, भले आपको इंग्लिश में हो सकता ना समझ में आए। देखिए ये आपका पूरा एक वेबसाइट का पेज है, ठीक है, मान लीजिए ये आपका पूरा पेज है। तो इसमें सिंपल सा बोला जा रहा है टेबल है इसमें, या फिर स्पैन या कुछ भी हमने लगाई है, तो इसका जो पूरा पैरामीटर्स होगा, इस विड्थ इसकी पूरी कितनी होगी, 0% या 50% या फिर 100%। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 18 जो इसका पूरी विड्थ होती है आपके किसी भी पेज की, और ये आपकी हो गई 50%, ठीक है। तो पूरी कितनी हो गई 100%। यहाँ पे एंटायर यहाँ पे लिखा हुआ है एंटायर विड्थ ऑफ द स्क्रीन। एंटायर विड्थ होती है आपकी 100% बोलते हैं इसको, ठीक है। और अगर इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, मार्जिन दे देते हैं, तो ये 50 हो जाता है आपका, और 50 ये हो जाता है आपका, ठीक है। और जीरो के लिए तो फिर हम जो यहाँ पे है बहुत ही छोटा सा स्पेस यूज़ करेंगे, यानी कि पूरा ये आपका ढक जाएगा, कलर हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस केस में आएगा 100। क्वेश्चन नंबर 19।
विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज़ यूज टू अलाइन करना है हमको टेक्स्ट इन CSS। हमको कोई टेक्स्ट अपनी CSS में अलाइन करना, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो देखिए बहुत सारे इसमें टेक्स्ट यूज़ किए गए होंगे, ठीक है। तो अभी तो इसमें जैसे कि हमने जो टेक्स्ट यूज़ किया जैसे कि रियल टाइम CSS एडिटर, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमने देखिए यहाँ पे लिखा रियल टाइम टेक्स्ट एडिटर, और इसमें जो है हमने कलर दिया है ब्लैक कलर, देखिए बॉर्डर में लिखे यहाँ लगा हुआ है ब्लैक कलर, ठीक है। और इसमें भी सिंपल सा कलर जो हमने यूज़ किया है वो ब्लैक को ही यूज़ किया है। और ये देखिए बॉक्स आपको रोटेट दिखाई दे रहा होगा, तो देखिए इसमें ट्रांसफॉर्म रोटेट 30 डिग्री यहाँ पे यूज़ किया गया है। अगर हम इसको रोटेट करके 35 कर देते हैं और फिर इसको प्रीव्यू करते हैं तो ये आपका जो रिजल्ट है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अभी ये रन नहीं कर रहा है, कोई इशू होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका जो है वो काम करता है। तो इसमें जो हमारे पास हो जाएगा टेक्स्ट अलाइनमेंट में क्वेश्चन नंबर 19 है। तो टेक्स्ट अलाइन करने के हम लिखते हैं प्रॉपर्टीज टेक्स्ट डैश अलाइन, क्या लिखते हैं, टेक्स्ट डैश अलाइन, और इसमें फिर हम सेंटर बॉटम या फिर लेफ़्ट राइट कहीं पे भी जस्टिफाई इसको कर सकते हैं। तो ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। सिंपल टेक्स्ट नहीं होगा, टेक्स्ट अलाइनमेंट कभी नहीं होता है, ठीक है। टेक्स्ट पोजीशन यूज़ करते हैं अलग अलग जगह पे, लेकिन इसमें जो आपका टेक्स्ट अलाइनमेंट के लिए टेक्स्ट अलाइन का यूज़ किया जाता है। 20 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट अप्रोच टू मेक अ टेबल रेस्पॉन्सिव। अगर हमको रेस्पॉन्सिव टेबल बनानी है यहाँ पे, ठीक है, तो इसमें से कौन सा प्रॉपर्टी जो है वो सही होगा। ओवरफ्लो डैश एक्स लिखा है और एक्स में लिखा है ऑटोमेटिक, ठीक है, इसमें नन लगा दिया, या फिर बोथ ए और बी, या फिर नन ऑफ द अबव। तो देखिए हमको जो है टेबल रेस्पॉन्सिव करनी है, ठीक है। तो इसमें जो हम यूज़ करेंगे 20 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि उसको हम ऑटोमेटिक पे लगा देंगे। तो जैसे ही वेबसाइट का पेज, जैसे मान लीजिए आपने ये वेबसाइट है और यहाँ से आप पकड़ के इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये इसका साइज़ छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये टेबल जो है रेस्पॉन्सिव में बीच में शो होने लगेगी, यानी कि जैसे डिस्प्ले होगी, जैसे मोबाइल है तो इसमें इस प्रकार से बड़ा है तो ये टेबल बड़ी हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप उसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, जैसे कि मैं आपको दिखाऊँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। जैसे ये देखिए ये आपका जो है रेस्पॉन्सिव का काम करता है, देखिए छोटा हो गया, इसी प्रकार से ये बड़ा हो गया, ठीक है। तो वही चीज़ है। तो यहाँ पे ऑटो, अगर ऑटो नहीं करें, नन कर देंगे तो ये आपका टेबल रेस्पॉन्सिव नहीं बनेगी, ठीक है। इसलिए ऑटोमेटिक पे कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो जैसा भी उसका साइज होगा उसके अनुसार ले लेगा। तो ये वाला सही हो जाएगा ऑप्शन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 21। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द स्टैक ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। अब स्टैक ऑर्डर हमको इसमें बताना है। अब देखिए इसमें लिखा गया ऑप्शन में जेड इंडेक्स ओवरलैप, या फिर नो सच स्पेसिफाई प्रॉपर्टी इन प्रेजेंट, या फिर डी में नन ऑफ द फर्स्ट। अब ये स्पेसिफाई स्टैक ऑर्डर है, ठीक है, स्टैक ऑर्डर है यहाँ पे। तो देखिए स्टैक ऑर्डर बेसिकली होता क्या, अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ स्टैक ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट इन CSS में, तो देख लेते हैं कोई एग्जाम्पल अगर निकलता है इन CSS। देखिए यहाँ पे आया। अब स्टैक ऑर्डर है क्या, बेसिकली एक बात आपको हम दिखा देते हैं। तो देखिए यहाँ पे देखिए ऑप्शन क्या लिख के आ रहा है, स्टैक ऑर्डर में दी जेड इंडेक्स जो आपकी प्रॉपर्टी होती है वो स्पेसिफाई करती है स्टैक ऑर्डर ऑफ दी एलिमेंट, ठीक है। अगर हम इसका कोई एग्जांपल देखें, इमेज पे देखते हैं निकाल के, तो देखिए कुछ इस प्रकार से ये आपका देखिए दिखाई देता है। स्टैक आपको देखिए दिखाई दे रहा है, एक के ऊपर ये देखिए जेड इंडेक्स है, इसके ऊपर ये से एक एलिमेंट ये लगा, एक पीछे एलिमेंट ये लगा, तो ये स्टैक ऑर्डर हो गया आपके, ठीक है। तो इन्हीं को स्टैक ऑर्डर कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, जेड इंडेक्स, ए वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। समझ में आ गया। तो आपको पता भी होना चाहिए इसको क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, क्यों होता है ये। क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाइए। व्हाट आर द यूजेस ऑफ CSS pseudo एलिमेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो व्हाट आर द यूजेस ऑफ CSS pseudo एलिमेंट, ये आया है आपका 2022 में भी 23 में भी। क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा स्टाइल जो आपकी होती है वो स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ द एलिमेंट, ठीक है। स्टाइल जो होती है आपकी दी फर्स्ट लेटर और लाइन ऑफ द एलिमेंट, सही है। इंसर्ट कंटेंट बिफोर और आफ्टर एलिमेंट, तो ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव इसमें ऑप्शन बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। हाउ कैन वी सेलेक्ट एलिमेंट विद अ स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट इन CSS।
हम कैसे जो है इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट्स आपको अगर यूज़ करना है हमको तो यूज़ करेंगे हम किस प्रॉपर्टी का, क्वेश्चन नंबर 23 है। तो देखिए एट्रीब्यूट बोल रहा है तो एट्रीब्यूट में सबसे पहले हम एट्रीब्यूट ढूंढेंगे, तो एट्रीब्यूट और सेलेक्टर है, यानी कि एट्रीब्यूट सेलेक्टर को हम यूज़ करेंगे एलिमेंट में, यानी कि सेलेक्ट एलिमेंट के साथ स्पेसिफाइड एट्रीब्यूट इन CSS में यूज़ करने के लिए किसका यूज़ करेंगे, एट्रीब्यूट सेलेक्टर का। ठीक है, तो आपको पता है सेलेक्टर यहाँ पे बहुत प्रकार के होते हैं आपके CSS में, तो उसमें से एक एट्रीब्यूट सेलेक्टर है, प्रॉपर्टी सेलेक्टर है और बहुत सारे सेलेक्टर इसमें आपको थ्योरी वाले चैप्टरों में बताए गए। क्वेश्चन नंबर है 24 24 है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ लेंथ यूनिट इन CSS। टाइप्स ऑफ लेंथ यूनिट है, ठीक है, लेंथ यूनिट है इन CSS में कौन सी, एब्सोल्यूट, रिलेटिव या फिर A और B दोनों या फिर नन ऑफ दिस। 24, तो इसमें जो है लेंथ आपकी जो है एब्सोल्यूट भी हो सकती है और रिलेटिव भी हो सकती है, तो B और C यानी कि A और B दोनों ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि C वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट पैरामीटर डज द कल्क फंक्शन इन CSS टेक। अगर हमको कल्क फंक्शन को यूज़ करना है CSS में तो वो हम किस प्रकार से यूज़ करते हैं, उसका पैरामीटर क्या होता है, कोई सेंटेंस होता है या फिर कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होती है या फिर एक नंबर होता है आपका। तो हम किस लिए यूज़ करते हैं कल्क फंक्शन को CSS में। 25 का जो है B ऑप्शन बनेगा, यानी कि कल्क है तो आपका जाहिर सी बात है एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगी आपकी, ठीक है, कोई कैलकुलेशन होगा, ठीक है, ना कि कोई सेंटेंस ना ही नंबर, तो B ऑप्शन बन जाएगा। 26 बताएं ऑप्शन। हाउ कैन वी ऐड मोर इम्पोर्टेंस टू अ प्रॉपर्टी ऑब्लिक वैल्यू देन नॉर्मल। तो कौन सा इसमें जो है हम यानी कि हाउ कैन वी ऐड है, ठीक है, कैसे हमको ऐड करना है मोर देन इम्पोर्टेंस प्रॉपर्टी और वैल्यू जो कि नॉर्मल से, ठीक है, तो नॉर्मल तो हमारी नॉर्मल ही होती है, ठीक है, अगर उसको हम एब नॉर्मल करना चाहते हैं तो हम बोल्ड कर देंगे उसको, प्रॉपर्टी को मोटा हो जाएगी, आपकी जो टेक्स्ट है वो बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो 26 में जो हो जाएगा आपका इम्पोर्टेंस है, ठीक है, देखिए इम्पोर्टेंस जो है एक टेक्स्ट है, ठीक है, इसको कि हम प्रॉपर्टी वैल्यू नॉर्मल से प्रॉपर्टीज़ वैल्यू में लाना है, ठीक है, उसको नॉर्मल से हमको डिफरेंट करना है, तो हम क्या लिख देंगे, इंपॉर्टेंस, देखिए पूरा सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंट, बोर्ड, ये दोनों हटा देंगे ऑप्शन, ठीक है। तो देखिए हमको प्रॉपर्टी लगानी है तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मार्क दिखाई दे रहा है, तो ये वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, जो कि प्रॉपर्टी ऑब्लिक वैल्यू को कर देगा नॉर्मल, ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ए। क्वेश्चन नंबर 27, विच CSS प्रॉपर्टी स्पेसिफाई द पेंटिंग एरिया ऑफ द बैकग्राउंड, ठीक है, कौन सी CSS प्रॉपर्टी में पेंटिंग कर सकते हैं बैकग्राउंड एरिया में। बैकग्राउंड एरिया में हमको पेंटिंग करनी है, पेंटिंग यानी कि कलर आपका हो गया, तो उसमें हम क्या यूज़ करेंगे, तो बैकग्राउंड डैश साइज दिया हुआ, बैकग्राउंड डैश क्लिप दिया गया और बैकग्राउंड डैश इमेज दिया गया। क्वेश्चन नंबर है 27, तो देखिए पेंटिंग करना है, पेंटिंग आपकी या तो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में हो सकती है, पेंटिंग आपकी या तो वीडियो फॉर्मेट में हो सकती है, ठीक है, या फिर इमेज फॉर्मेट में हो सकती है, या अदर किसी फॉर्मेट में भी पेंटिंग हो सकती है आपकी। पेंटिंग तो आपने कुछ बनाई होगी ना, तो उसको हम एज ए क्लिप यूज़ करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम कोई इमेज नहीं यूज़ कर रहे हैं, ना कोई फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं, ना कोई उसका साइज़, तो ये तो होगा नहीं, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज यूज़ होगा नहीं, तो कोई क्लिप होगी पेंटिंग की, वो किसी फॉर्मेट में हो सकती है, तो यहाँ पे यूज़ करेंगे हम पेंटिंग एरिया ऑफ द बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड डैश क्लिप। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रेडियंट इन CSS, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कितने प्रकार के आपके ग्रेडियंट होते हैं, लीनियर ग्रेडियंट, कोनिक ग्रेडियंट और रेडियल ग्रेडियंट। तो जाहिर सी बात है मेरे मान से इसमें जो है तीनों ही होते हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव ऑप्शन बन जाएगा। 29, विच CSS प्रॉपर्टी इज़ यूज टू क्रिएट एन इमेज रिफ्लेक्शन, कौन सा जो प्रॉपर्टी है वो आप जैसे मान लीजिए इसमें कोई इमेज है, तो इसमें वो इमेज आपकी इधर साइड या इधर साइड या किसी भी एरिया में वो रिफ्लेक्स कर रही है, उस इमेज को रिफ्लेक्ट कर रही है। तो इमेज को रिफ्लेक्ट करने के लिए जो प्रॉपर्टी यूज़ होती है, तो इमेज आपका है, तो इमेज आपका एक तरह से बॉक्स ही तो हुआ, तो बॉक्स यहाँ पे बॉक्स को हम रिफ्लेक्ट करा रहे हैं, यानी कि बॉक्स डैश रिफ्लेक्ट, तो ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है।
बॉक्स डैश रिफ्लेक्ट। 30 नंबर पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 30 है दी ट्रांसपेरेंट कीवर्ड इज इक्विवेलेंट टू RGBA वैल्यू इन CSS, यानी कि ट्रांसपेरेंट कीवर्ड आपके जो है यहाँ पे किस RGB कीवर्ड वैल्यू के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ बहुत ही सिंपल सा है ये भी क्वेश्चन। सी ऑप्शन बन जाएगा RGBA-0,0,0। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 31 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। What function is used to insert value of a CSS वेरिएबल? कौन सा फंक्शन हम इंसर्ट करेंगे CSS वेरिएबल में? ठीक है, तो 31 का ऑप्शन बन जाएगा VAR फंक्शन का। ठीक है, VAR फंक्शन का यूज़ करेंगे CSS वेरिएबल के लिए, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। 32 है व्हाट इज़ द जनरल सिंटेक्स ऑफ राइटिंग दी वेर फंक्शन? आपको वेर फंक्शन को यूज़ करना है यहाँ पे, तो कैसे उसका सिंटेक्स लिखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, हम लिखते हैं सबसे पहले लिखते हैं VAR वेर। ठीक है, ब्रैकेट में नेम और फिर कॉमा वैल्यू। ठीक है, इस प्रकार से लिखते हैं, तो ए वाला ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 द CSS प्रॉपर्टी यूज टू कंट्रोल द एलिमेंट फॉन्ट साइज इज। CSS प्रॉपर्टी है कंट्रोल कर रही है फॉन्ट साइज को, तो फॉन्ट साइज को कंट्रोल करने के लिए CSS में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं? तो ऑप्शन हो जाएगा फॉन्ट है भाई। फॉन्ट में हम अधिकतर क्या कंट्रोल करते हैं? फॉन्ट का साइज ही तो कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो फॉन्ट का साइज के लिए लिखेंगे फॉन्ट डैश साइज। ठीक है, अब देखिए टेक्स्ट है, टेक्स्ट अलग चीज़ हो जाता है, फॉन्ट अलग चीज़ हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसमें हाथ ये चारों ऑप्शन दिए गए इसी में। दी HTML एट्रीब्यूट यूज टू डिफाइन द इंटरनल स्टाइल शीट। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन आया। अब देखिए CSS भी आपकी जो है अलग अलग प्रकार की होती है। एक इन लाइन होती है, ठीक है, आपकी एक आउटलाइन और एक आपकी इंटरनल। इस प्रकार से CSS होती हैं अलग अलग प्रकार की। तो डिफाइन करना आपको इंटरनल के लिए हम किस प्रकार से CSS को यूज़ करते हैं, किस प्रकार से लिखते हैं। तो इंटरनल के लिए देखिए 34 का जो ऑप्शन बन जाएगा इस प्रकार से। इंटरनल CSS को यूज़ करना है तो इस प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है, नीचे जाके इसको हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। ठीक है, अगर इंटरनल नहीं है, अगर हम रेफरल लिंक दे रहे हैं तो फिर हम href लिंक वगैरह लगा के भी style.css_.css इस प्रकार से लिखते हैं, तो ये आपकी एक्सटर्नल CSS हो जाती है। अब जैसे कि यहाँ पर जो एग्जांपल हमने आपको दिखाया था, ये आपका जो एग्जांपल है देखिए कौन सा CSS का है, यही वाला जो इसमें पूछा गया है इंटरनल CSS। ठीक है, इंटरनल नहीं होता तो अलग से हम उसकी फ़ाइल को सेव करते हैं, फिर रेफरल लिंक उसका देते हैं। तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा ये वाला सही। अब देखिए स्क्रिप्ट नहीं होगा, स्टाइल भी नहीं होगा और लिंक भी नहीं होगा, ए वाला ऑप्शन होगा। या तो देखिए ऑप्शन इस प्रकार से लिखा होता है या फिर इस प्रकार से मान लीजिए लिखा होता है स्टाइल, और इसका जो क्लोजिंग पैटर्न है वो भी इस प्रकार से मान लीजिए ऑप्शन में दिया होता पहले वाले में, तो यही वाला ऑप्शन आप टिक करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पे। क्वेश्चन नंबर 35 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सिंटेक्स टू मेक द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पैराग्राफ एलिमेंट टू येलो। अब येलो कलर का, जैसे मान लो कोई पैराग्राफ आपने लिखा और मान लो यही पैराग्राफ है, तो इसको हमको येलो कलर का करना है अपने बैकग्राउंड में। तो कैसे करेंगे? तो देखिए सिंपल सी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड में कोई कलर नहीं दिया गया है। ठीक है, आप देख सकते हैं बैकग्राउंड यहाँ पे जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट कलर होता है वो ब्लैक है। अब इसी में अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ पे जो है इसका कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं। ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो किस प्रकार से लिखी जाएगी, देखिए यहाँ पे दी गई है। तो लिखेंगे हम पैराग्राफ या बैकग्राउंड डैश कलर येलो, इस प्रकार से लिखेंगे, या फिर पैराग्राफ बैकग्राउंड कलर और हैश के साथ येलो, या फिर ऑल बैकग्राउंड कलर येलो। ठीक है, या फिर ऑल पैराग्राफ बैकग्राउंड कलर येलो। बताइए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो देखिए कभी भी इस प्रकार से नहीं यूज़ किया जाता है, ऑल शब्द का यूज़ नहीं किया जाता, तो ये दोनों ऑप्शन आप पहले काट दीजिए। ठीक है, अब अभी मैंने आपको सिंटेक्स बताया था ऊपर, पहले या दूसरे क्वेश्चन में सिंटेक्स आपका आया था। तो सिंटेक्स आपका सिंपल सा होता है, सबसे पहले पैराग्राफ, फिर उसका ब्रैकेट में लगा के बैकग्राउंड,
कर्ली ब्रेसेस में और डैश के साथ कलर, ठीक है। फिर हमने आपको बताया था इस प्रकार से या फिर इस प्रकार से आप यूज़ कर सकते हैं, और येलो और यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया, ठीक है। नीचे वाले में देखिए यहाँ पे हैश लगा दिया गया है, ठीक है। हैश तब यूज़ किया जाता है जब कोई कलर का कोड आप लिख रहे हैं। यहाँ पे तो पूरा पूरा येलो लिख ही रहे हैं, तो इसमें हैश की क्या ज़रूरत है, जिस कारण से ये गलत हो जाएगा। बाकी ये भी सही है, बस यहाँ पे हैश की वजह से येलो का कलर वो प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ये वाला। क्वेश्चन नंबर है 36। Which of the following is the correct syntax to display the hyperlinks without any underline? तो करेक्ट सिंटेक्स आपको बताना है जो कि डिस्प्ले करेगा आपका हाइपरलिंक विदाउट अंडरलाइन, ठीक है। जैसे कि हाइपरलिंक क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे google.com, ठीक है, और हमको इस लिंक को हाइपर कराना है, ठीक है। तो जैसे हम इस लिंक पे जाएंगे तो ये इसका पेज है वो ओपन हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो बोला जा रहा है वो डिस्प्ले करना है आपको हाइप विदाउट एनी अंडरलाइन, यानी कि उसमें अंडरलाइन नहीं यहाँ पे आनी चाहिए। तो हमको अगर अंडरलाइन नहीं चाहिए तो 36 का जो ऑप्शन बन जाएगा। जब भी हमको कोई चीज़ नहीं चाहिए होती है, हमको नहीं अप्लाई करनी होती है, तो उसका एक सिंटेक्स होता है आपका CSS में, नन सिंटेक्स। तो देखिए नन, नॉट और नो का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है, हमेशा नन का यूज़ करते हैं। तो देखिए सी में ऑप्शन में नन दिया गया, बाकी में कहीं नन नहीं दिया गया, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। 36 का सी ऑप्शन बन जाएगा, यानी कि हमको टेक्स्ट का जो भी डेकोरेशन है, ये आपका हाइपरलिंक क्या डेकोरेशन में ही आएगा, ठीक है। तो उसमें हम क्या चाहते हैं, नन, कोई भी डेकोरेशन नहीं चाहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज CSS। CSS आपका क्या होता है, तो जब भी थ्योरी टाइप का क्वेश्चन पूछे कि क्या होता है, ठीक है, या इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, तो उस केसेस में अधिकतर जो है ऑल ऑफ दी मेंशन ही होता है, ठीक है। तो CSS इज़ अ स्टाइल शीट लैंग्वेज है, बिल्कुल सही है। CSS इज डिजाइन टू सेपरेट द प्रेजेंटेशन एंड कंटेंट इंक्लूडिंग लेआउट, कलर एंड फॉन्ट, ये भी ठीक है। CSS इज़ द लैंग्वेज यूज टू स्टाइल द HTML डॉक्यूमेंट, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा इसमें मेंशन, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 38। विच ऑफ द फॉलोइंग टैग इज यूज टू एम्बेड CSS इन HTML टैग। कौन सा टैग इसमें यूज़ करना है एम्बेडेड के लिए CSS इन HTML। तो एम्बेडेड के लिए इसमें यूज़ करेंगे 38 है जो, इसमें ऑप्शन बन जाएगा। अब देखिए एम्बेडेड है, एम्बेडेड CSS इन HTML पेज, ठीक है। तो ये तो आपका डॉक्यूमेंट हेडर फाइल होगी आपकी, ठीक है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। स्क्रिप्ट भी नहीं होगा, स्क्रिप्ट हम कब यूज़ करते हैं, जब हम आपका जो है जावा स्क्रिप्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। और खाली CSS तो कोई आपकी एम्बेडेड है ही नहीं, ठीक है। तो एम्बेडेड मतलब होता है बेसिकली जो आपका इंटरनल और एक्सटर्नल CSS यूज़ करते हैं उसका फॉर्मेट क्या है यहाँ। तो 38 का एक ही फॉर्मेट यहाँ पे सही दिखा जा रहा है, स्टाइल टैग, ठीक है। तो ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा, तो इसमें देखिए स्टाइल टैग दिया गया, यही वाला आपका जो एम्बेडेड के लिए यूज़ किया जाएगा, तो ऑप्शन बन जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर है 39। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS सेलेक्टर आर यूज टू स्पेसिफाई अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट। अब स्पेसिफाई ग्रुप ऑफ एलिमेंट इसमें यूज़ कर सकते हैं। देखिए टैग्स होते हैं आपके, ठीक है, ID होती हैं जो कि अभी ऊपर मैंने आपको बताया, क्लास होती हैं जो कि स्पेसिफाइज हम यूज़ करते हैं डॉट के साथ, ठीक है, हैश के साथ, ब्रैकेट के साथ, ये सारी चीज़ के साथ सेपरेट करते हैं। तो 39 है इसमें बोला जा रहा है CSS सेलेक्टर आर यूज टू स्पेसिफाई ग्रुप ऑफ एलिमेंट। तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं क्लास को, ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगर ग्रुप नहीं होता सिंगल किसी ID तो फिर ID का यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा 39 का सी। क्वेश्चन नंबर 40, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ इंट्रोड्यूस्ड टेक्स्ट, लिस्ट, बॉक्स, मार्जिन, बॉर्डर, कलर और बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़, ये सारी चीज़ें आपकी किस में आती हैं। तो 40 है। तो देखिए ये सारी चीज़ें हमारी HTML में भी होती हैं, CSS में भी होती हैं, AJAX में भी होती है, लेकिन और बैकग्राउंड प्रॉपर्टी बोल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये वर्ड यूज़ कर लिया है तो ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ आपकी CSS की प्रॉपर्टीज़ में आती हैं, ठीक है। क्योंकि ये टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं, बैकग्राउंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी CSS। तो ऑप्शन बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है 41। अब देखिए CSS फ्रेमवर्क का क्वेश्चन आया है इसमें।
विच ऑफ द फॉलोइंग CSS फ्रेमवर्क इज़ यूज टू क्रिएट अ रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन। अब कौन सा इसमें जो है फ्रेमवर्क यूज़ करते हैं रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन बनाने के लिए? 41। तो डिजेंगो आपका पाइथन वगैरह के साथ अधिकतर यूज़ किया था। रे, लारावेल, ये सब आपका एडवांस लेवल की लैंग्वेज है। तो बूस्ट स्ट्रैप एक है आपकी, जो कि रेस्पॉन्सिव डिज़ाइन के लिए CSS फ्रेमवर्क के साथ यूज़ की जाती है। तो ऑप्शन बन जाएगा 41 का डी। क्वेश्चन नंबर 42, इसी में दिए हैं चारों ऑप्शन। 42 में आपको देखिए क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी इज़ यूज टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। हमको टेक्स्ट को बोल्ड करना है, तो उसमें हम जैसे कि HTML में हम लिखते थे बोल्ड लिख देते थे, या फिर हम यूज़ करते थे स्ट्रॉन्ग वर्ड का, दो चीज़ें यहाँ यूज़ करते थे। लेकिन जब हमको CSS में उसकी प्रॉपर्टी लिखनी है तो अलग चीज़ें से डिनोट करेंगे। तो ऑप्शन आएगा इसमें देखिए टेक्स्ट डेकोरेशन कर रहा है बोल्ड, तो ये तो गलत हो जाएगा। जब भी टेक्स्ट आएगा तो उसमें हम टेक्स्ट को एज ए फॉन्ट जो है इसमें ट्रीट करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट को एज ए फॉन्ट हम लोग इसमें देखते हैं CSS प्रॉपर्टी में। तो फॉन्ट जिसका कि वेट हम क्या ले रहे हैं, बोल्ड ले रहे हैं, इस प्रकार से लिखा जाता है, ना कि फॉन्ट उसकी स्टाइल जो है बोल्ड। ये गलत हो जाएगा। अलाइनमेंट तो हमारा गलत है, अलाइनमेंट के साथ बोल्ड कैसे यूज़ कर सकते हैं आप? अलाइनमेंट तो किसी चीज़ को सेंटर या उसमें फिक्स करना है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फॉन्ट उसका वेट हम ले रहे हैं बोल्ड, इस प्रकार से CSS की प्रॉपर्टीज़ होती है। क्वेश्चन नंबर है 43, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टीज यूज टू स्पेस इटैलिक। अब हमको इटैलिक करना है भैया इसमें। तो इटैलिक, अब देखिए इटैलिक का जो सिंटैक्स नहीं दिया गया है आपके ऑप्शनल में, अब ये पूछा गया ये सारी चीज़ें हैं जो टेक्स्ट हैं, तो टेक्स्ट हमारा फॉन्ट के अंतर्गत आता है, ठीक है। और इटैलिक जो है वो किसका फंक्शन है? फॉन्ट का ही फंक्शन है। तो ये एक फॉन्ट फैमिली हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो 43 का जो ऑप्शन हो जाएगा किसके अंतर्गत आएगा? फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल के अंदर हम इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीज़ें करेंगे। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे तो आपने फॉन्ट स्टाइल का यूज़ नहीं किया। देखिए फॉन्ट स्टाइल के अंतर्गत बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन आ रहे हैं, ठीक है, ना कि फॉन्ट की स्टाइल को हम बोल्ड कर रहे हैं। तो ये आपको समझना है। तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर है 44, अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर CSS एक्सटेंशन आपको बतानी है, जो कि प्री फिक्सेस और वेब किट के लिए यूज़ की जाती है। 44 नंबर है। तो वेब किट है, तो वेब किट के लिए डैश और वेब किट का यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन बन जाएगा डी वाला सही, ये खास इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर है 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट CSS स्पेसिफिकेशन टू बिकम एन ऑफिशियल W3C रिकमेंडेशन। इसमें से कौन सी CSS की लेवल है जो कि बिकम ऑफिशियल होती है, W3 जो उसको रिकमेंडेशन करता है? 45 का है इसमें ऑप्शन। तो सी वाला ऑप्शन से हो जाएगा CSS लेवल 1। CSS लेवल 1 मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, आया नहीं है को बार, लेकिन नया क्वेश्चन है तो आप लोग तैयार जरूर करें। 46 अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू सेट द इमेज एज ए बॉर्डर इनसाइड द बॉर्डर स्टाइल। कोई इमेज है इस प्रकार से आपका है, तो इसमें इमेज ऐसे बॉर्डर हम यूज़ कर रहे हैं इमेज स्टाइल में, तो उसमें हम जो टैग यूज़ करने वाले हैं वो क्या यूज़ होगा? क्वेश्चन नंबर है 46। तो सी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, यानी कि बॉर्डर लेंगे पहले, उस पर इमेज और उसका सोर्स, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट 47 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट वे टू अप्लाई CSS। CSS को अप्लाई करने के लिए हम किस तरीके से उसको अप्लाई कर सकते हैं? जैसे कि मैंने बताया इंटरनल, एक्सटर्नल, ठीक है, और एक और तरीका आपका है, लेकिन आपका जो यहाँ पूछा गया है वो क्या है? इन एक्सटर्नल CSS फाइल, तो सही है बिल्कुल। इनसाइड द HTML एडिट, सही है ये भी बिल्कुल आपका, ठीक है। और उसके बाद इनसाइड द हेड सेक्शन में, इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, तो सभी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 48। 48 में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए प्रॉपर्टी ऑफ CSS बॉक्स। CSS बॉक्स की इसमें प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है? क्या CSS बॉक्स में मार्जिन का यूज़ कर सकते हैं कि नहीं? 48 नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नहीं पूछ रहा कौन सी प्रॉपर्टी नहीं है, कौन सी है वो आपको बतानी है। तो देखिए बॉक्स है, उसमें मार्जिन, विड्थ और हाइट नहीं होती है, ठीक है। कौन सा ऑप्शन होता है? बॉक्स में हम कलर को यूज़ कर सकते हैं,
तो कौन सी नहीं है बेसिकली पूछा गया है। और सॉरी, तो मार्जिन तो आपका होगा बॉक्स में, विड्थ और हाइट भी होगा, ठीक है। ये बॉक्स है आपका इस प्रकार से। इसकी जो प्रॉपर्टी नहीं है, कलर प्रॉपर्टी इसमें नहीं होती है, ठीक है। बॉक्स के अंदर कोई चीज़ हम कलर नहीं फिल कर सकते हैं। हाँ, फिल करना है तो उसके लिए फिर हम फ्रेम्स वगैरह या फिर कोई शेप वगैरह रेक्टेंगल हो गया आपका, या फिर हम बॉडी के अंदर कोई डिज़ाइन देंगे, उसके अंदर टेबल के अंदर फिल करेंगे कलर को, ठीक है। बॉक्स जो है इसकी CSS की प्रॉपर्टी नहीं है। तो 48 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 49 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। 49 है बेसिकली जो क्वेश्चन, देख लेते हैं। बेसिकली मेरे अनुमान से ही तो इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं लग रहा है, तो इसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। 49 को हम छुड़वा देते हैं। वो 50 नंबर पे आते हैं डायरेक्ट। 50 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी यूज टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट। अगर हमको टेक्स्ट में कलर को यूज़ करना है तो उसमें प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारे पास 50 का D कलर यूज़ करेंगे, ठीक है, COLOR। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी यूज टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा 51 का D, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 51 का बी ऑप्शन हो जाएगा। कलर, ठीक है, सेम वही ऑप्शन यहाँ पे भी दे दिया गया है। अब देखिए, नहीं नहीं नहीं, इसमें मैं आपको अगर दिखाऊं क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे मान से अलग होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी यूज टू सेट द कलर ऑफ द टेक्स्ट, ठीक है, सेम चीज़ दिया है इसमें, ठीक है। और इसमें जो है आपका कलर, तो इसमें आपका जो है D है, और इसमें भी आपका जो है D ऑप्शन बनेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 52। क्वेश्चन नंबर है 52 में आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द ओवरफ्लो एलिमेंट। ओवरफ्लो एलिमेंट है आपका कोई 52, तो इसमें स्क्रॉल होगा, हिडन या फिर ऑटोमेटिक, आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो ऑप्शन बन जाएगा हमारा D, यानी कि तीनों फंक्शन हम ओवरफ्लो में यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टीज यूज टू स्पेसिफाई टेबल बॉर्डर। हमको टेबल बॉर्डर लगाना है CSS में, तो क्या प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। 53 का जो ऑप्शन हो जाएगा C वाला, ऑप्शन से जाएगा, यानी कि बॉर्डर प्रॉपर्टी लिखेंगे, बॉर्डर, ठीक है, ना कि टेबल डैश बॉर्डर। स्टूडेंट आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS प्रॉपर्टी डिफाइन द स्पेस बिटवीन सेल इन टेबल। अगर हमको स्पेस लगाना है बिटवीन टेबल पे, तो हम किस CSS प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे इसमें। तो ये तो मैंने आपको शायद अभी बता ही दिया है। क्वेश्चन नंबर है 54। 54 का ए हो जाएगा बॉर्डर स्पेस शेपिंग, ठीक है, बॉर्डर स्पेस शेपिंग। क्वेश्चन नंबर है 55, विच ऑफ द फॉलोइंग CSS 3 प्रॉपर्टी है, ठीक है, कैन बी अलाउड टू अलाउ लाइन ब्रेक विद इन वर्ड। अगर हमको लाइन ब्रेक करनी है तो उसके लिए हम किस टैग का यूज़ करेंगे। 55 का है जो D ऑप्शन बनेगा, वर्ड लिखेंगे और डैश ब्रेक, ठीक है, लाइन ब्रेक करने के लिए। अब लाइन ब्रेक का यूज़ नहीं करेंगे, ये ऑप्शन पर टिक कर दीजिएगा। लाइन को ऐसे वर्ड यहाँ पे काउंट किया जाता है CSS प्रॉपर्टीज़ में, तो वर्ड डैश ब्रेक, D ऑप्शन टिक होगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, इन CSS H1 कैन बी कॉल्ड ए। H1 आपका जो हेडिंग होती है उसको हम CSS प्रॉपर्टी में क्या कहते हैं, उसको हम बोलते हैं सेलेक्टर। क्या बोलते हैं, सेलेक्टर। H1 यहाँ पे क्या है, सेलेक्टर। क्वेश्चन नंबर है 57। 57 में इन CSS कलर आपका दिया हुआ है रेड और कैन बी कॉल्ड, इसको हम क्या कह सकते हैं। तो 57 है, इसको हम लोग बोलेंगे डिक्लेरेशन, ठीक है, क्योंकि हमने देखिए कलर लिखा है उसके साथ हमने डिक्लेरेशन दिया है यहाँ पे, इसको डिक्लेरेशन का टैग बोल सकते हैं आप, कि हमने रेड कलर को यहाँ पे अप्लाई किया है। तो ऑप्शन हो जाएगा C। क्वेश्चन नंबर 58 है, इन CSS फॉन्ट साइज कैन बी कॉल्ड। फॉन्ट साइज हमारा जो है, फॉन्ट साइज ये हमारा क्या कहलाता है। 58 का हो जाएगा D ऑप्शन, प्रॉपर्टी नेम। क्या हो जाएगा, प्रॉपर्टी नेम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, विच वन ऑफ दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएट वैल्यू ऑफ द फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी। इसमें से कौन सी फॉन्ट वेरिएंट प्रॉपर्टी नहीं है। तो 59 का जो जाएगा लार्ज कैप्स। लार्ज कैप्स जो है आपकी फॉन्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, उसमें लार्ज नहीं होता, स्मॉल होता है, डिफ़ॉल्ट और इनहेरिटेंस, ठीक है। आंसर देखिए इसमें लिखा हुआ है
ठीक है, तो यहीं तक के क्वेश्चन रखते हैं। 59 क्वेश्चन मैंने करीब आपको करा दिए। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, 60 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। विच वैल्यू इज स्लाइटेड बॉर्डर वेट देन द स्टैंडर्ड बोल्ड इन द फॉन्ट एट्रीब्यूट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सिंपल समझे, पहले कौन सी वैल्यू होगी हमारे स्लाइटेड बॉर्डर वेट के लिए, जो कि उसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, जैसे कि बोल्ड है, ठीक है, कोई फॉन्ट है तो उसको हम किस प्रकार से देखेंगे, डार्क कर देंगे उसको, या फिर लाइटर कर देंगे, लाइट या एम्फेसाइज। तो 60 का जो ऑप्शन बन जाएगा डार्क हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोल्ड के रूप में हम इसको डार्क कर देंगे। ठीक है, तो ये हैं आपके 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो CSS में बार बार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और नीचे होगा, देखिए मैं इसमें अगर आपको दिखाने की कोशिश करूँ, क्वेश्चन नंबर 1 होगा, देखिए इसमें व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CSS, ये कॉमन क्वेश्चन है तो इसको जरूर देख लीजिए, कास्केडिंग स्टाइल शीट। ठीक है, तो ए वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, कास्केडिंग स्टाइल शीट्स। ठीक है, तो ये है आपका CSS के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आज आपको कवर करा दिए हैं। आशा करते हैं ये लाइव क्लास आपको अच्छी लगी होगी और आपने सही आंसर भी दिए होंगे। तो कितने आपको मिले हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट क्लासेस जो होंगी हमारी M2 की, उसमें हम आपका जावा स्क्रिप्ट जो है उसको कंप्लीट कर देंगे और जो एंगुलर JS है, दोनों को साथ में ही लेके हम कंप्लीट कर देंगे। तो हमारी लगभग सारी इंपॉर्टेंट क्लासेस हो जाएंगी। बाकी सारी क्लासेस प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।